नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित सरफेस टेक्सचर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सरफेस टेक्सचर। जब हम किसी जॉब को मशीनिंग या हस्तक्रिया से बनाते हैं तब कटिंग टूल सरफेस पर अपना मार्क या चिन्ह छोड़ जाता है, जिसे हम सरफेस टेक्सचर कहते हैं। यह एक तरह की अनियमितता या इरेगुलरिटी है जो कि उत्पादन प्रक्रिया के समय हो जाती है। यह नियमित रेगुलर और अनियमित इरेगुलर स्पेसिंग है जो कि जॉब पर एक पैटर्न बनाता है। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम सरफेस टेक्सचर पढ़ क्यों रहे हैं। सरफेस टेक्सचर, जैसा कि शब्द से ही इसका अर्थ निकल के आ रहा है, सरफेस के ऊपर जो पैटर्न बना होता है उसी को हम सरफेस टेक्सचर के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यहाँ पे मौजूद कोई भी वस्तु, इस धरा पे मौजूद कोई भी वस्तु या कोई भी सामान है तो उसका अपना एक सरफेस टेक्सचर होता है। उसके अपनी एक बैलेंसिंग होती है और एटम्स के माध्यम से वह अपने आप को जोड़ता है जो एक अपना एक पर्टिकुलर सरफेस टेक्सचर बनाते हैं। यह होता है मूल रूप से सरफेस टेक्सचर। उसी तरह जब हम अपने वर्कशॉप में जॉब की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास होता है माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ढलवां लोहा, कास्ट आयरन या आदि ऐसे ही कई तरह के धातु और अधातु होते हैं जिनके अपने अलग अलग सरफेस टेक्सचर हो सकते हैं। यह उनका नेचुरल सरफेस टेक्सचर होता है। किंतु जब हम उनकी मशीनिंग करते हैं, उनकी मशीनिंग करके हम कोई अपना रिक्वायर्ड जॉब बनाने की कोशिश करते हैं, उससे उस समय क्या होता है, उनका जो नेचुरल सरफेस टेक्सचर होता है उससे छेड़छाड़ होती है और कटिंग टूल के माध्यम से उन पर एक अलग से चिन्ह बन जाता है, एक अलग निशान बन जाता है, जिसको हम यहाँ पे सरफेस टेक्सचर के रूप में पढ़ रहे हैं। यह क्या होती है? यह एक तरह की अनियमितता या इरेगुलरिटी होती है जिसको हम कह सकते हैं इरेगुलरिटी। यानी यह उसी तरीके से है जैसे अगर हम कोई एक सीधी रेखा खींचें और वह कहीं कहीं बीच में ब्रेक हो जाए, इसी को हम अनियमितता या इरेगुलरिटी कह सकते हैं। सरफेस टेक्सचर के केस में अगर सरफेस प्लेन है यानी वह उसमें टेक्सचर रेगुलर है। अगर कहीं सरफेस प्लेन नहीं है, कहीं उभार है, कहीं पे गड्ढा है, तो उसको हम अनियमित सरफेस या इरेगुलर सरफेस कहते हैं। यह उत्पादन प्रक्रिया के समय हो जाता है। यह कैसे हो सकते हैं? रेगुलर और अनियमित स्पेसिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी धातु कई सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग पर भी हमारा सरफेस टेक्सचर निर्भर करता है। अगर यह स्पेसिंग एक समान है तो उसे हम रेगुलर स्पेसिंग कहते हैं, और अगर यह एक समान नहीं होती है तो हम इसको अनियमित या इरेगुलर स्पेसिंग कहते हैं। इस पीपीटी के माध्यम से हम आपको इसी सरफेस टेक्सचर के ऊपर बताना चाहेंगे कि इस पे कैसे और किन कारणों से असर पड़ता है। सरफेस टेक्सचर के अवयव। सरफेस टेक्सचर के अवयव निम्न प्रकार के हैं। क्या क्या है इसमें? सबसे पहला है हमारा प्राइमरी या रफनेस, प्राइमरी टेक्सचर। प्रोडक्शन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले मशीनिंग प्रक्रिया से उत्पन्न अनियमितता इरेगुलरिटीज मुख्य रूप से सरफेस टेक्सचर को प्रभावित करती है।
इसमें ट्रेवर्स यानी फीड तथा मटेरियल के भीतरी अनियमितताएं भी होती हैं। सरफेस टेक्सचर के अवयव अर्थात यह किन किन कारणों से इनके सरफेस टेक्सचर पर असर पड़ता है। तो इसमें जो सबसे प्राइमरी चीज है वह है रफनेस। रफनेस अर्थात खुरदुरापन। जॉब के ऊपर सतह पर कैसी रफनेस है, इस पर यह प्राइमरी भाग है जिसके ऊपर हमारा सरफेस टेक्सचर निर्भर करता है। यह कैसे होती है? प्रोडक्शन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले मशीनिंग प्रक्रिया से उत्पन्न अनियमितता होती है। हम अपने जॉब को किस मशीनिंग प्रोसेस से बना रहे हैं, उसी के कारण यहाँ पे इरेगुलरिटी आती है। मुख्य रूप से यह सरफेस टेक्सचर को प्रभावित करती है। हम किस मेथड से मशीनिंग कर रहे हैं, किन टूल्स के सहायता से हम कार्य को अपने अंजाम दे रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमारा सरफेस टेक्सचर निर्भर करता है। इस पे रफनेस निर्भर करती है जो कि हमारा एक प्राइमरी अवयव है सरफेस टेक्सचर को पढ़ने में। इसमें क्या आ सकते हैं? इसमें ट्रेवर्स यानी फीड आता है। फीड का अर्थ है हम अपने टेबल को किस तरीके का मूवमेंट दे रहे हैं। टेबल का मूवमेंट हमारा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट होता है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स कहते हैं, लैटरल ट्रेवर्स कहते हैं। और हमारा आगे से पीछे और पीछे से आगे की तरफ हम फीड दे सकते हैं। जॉब को व्हील के नीचे हम इन दो क्रियाओं से पहुंचा सकते हैं। इसी को हम ट्रेवर्स या फिर फीड कहते हैं। और दूसरी चीज है मटेरियल के भीतरी अनियमितताएं भी अवयव होते हैं। भीतरी अनियमितताएं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी धातु, अधातु या कोई भी यहाँ धरा पे मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स की सहायता से बनता है। एटम्स हमारे कई सारे एटम्स एक रेगुलर इंटरवल पर फिक्स होते हैं जिसकी सहायता से हमारा पूरा एक धातु बनता है। इन्हीं स्पेसिंग्स की बात यहाँ पे हो रही है जिसको हम भीतरी अनियमितताएं कहते हैं। मशीनिंग करते समय यह स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेटल का, धातु का या अधातु का, उसमें बदलाव हो जाते हैं। जब हम किसी धातु पर, मेटल पर या नॉन मेटल पर चोट करते हैं तो उसका जो मूल रूप होता है, जो मूल स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, जिसके कारण दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ सकती है, घट सकती है। जो उनका मूल रूप था उससे दूसरा कुछ हो सकता है। उसी को हम यहाँ पे मटेरियल के भीतरी अनियमितताओं के रूप में जानते हैं। इन अनियमितताओं के कारण भी हमारा सरफेस टेक्सचर बदल जाता है। यहाँ हम चित्र के माध्यम से सरफेस टेक्सचर का प्राइमरी अवयव जो कि रफनेस है उसको हम देख सकते हैं। यह हमारा एक जॉब दिया हुआ है, इसके ऊपर हम टूल के माध्यम से मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। यह हमारा चिप फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और यह हमारा टेबल का फीड दिखाई दे रहा है। यह इस समय हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा जॉब जा रहा है अगर हमारा टूल फिक्स है तो। और यहाँ पे आप यह लंबी लंबी रेखाएं देख रहे हैं। यह लंबी लंबी रेखाएं क्या दिखा रहा है कि इतने भाग में हमारा मशीनिंग कार्य हो गया है। और इसमें जो ले का फाउंडेशन है, ले जैसा कि हमने एक पीपीटी में आपको बताया है, ले सरफेस टेक्सचर है जिस डायरेक्शन में एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो एक पैटर्न बनता है उसी को हम ले कहते हैं। यहाँ पर यह लंबे फॉर्म में बाएं से दाएं की तरफ पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको हम ले कहते हैं। यह सरफेस टेक्सचर कुछ नीचे इस तरीके का दिखाया गया है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बाएं से दाएं की तरफ जाता हुआ हमें समझ में आ रहा है।
तो यह हमें रफनेस दिखा रहा है, यह इस चित्र से हमें रफनेस के बारे में आइडिया लग रहा है। एक तरफ हमारा यहाँ पे वर्क पीस है जो कि प्लेन सरफेस दिखाई दे रही है, और मशीनिंग के उपरांत हमको इस तरीके का सरफेस कुछ प्राप्त हो रहा है जिस पर हमारा हिल्स और वैलीज दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसे हम हिल कहते हैं, और जो नीचे का पॉइंट है उसको हम वैली कहते हैं। तो यहाँ पे हमको हिल्स और वैलीज दिखाई दे रहे हैं, यानी मशीनिंग के उपरांत जो रफनेस दिखाई देती है वह इस चित्र के माध्यम से हमको दिखाया गया है। सरफेस टेक्सचर का दूसरा अवयव है वेवीनेस। वेवीनेस जैसा कि नाम से ही है, एक लहरदार सरफेस जिसको हम वेवीनेस कह सकते हैं। यह निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे मशीन डिफ्लेक्शन, वर्क डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, चैटर, हीट ट्रीटमेंट, रैपिंग स्टोन के कारण यह हो सकता है। सरफेस क्वालिटी की आवश्यकता जॉब के उपयोग के अनुसार पूरी की जाती है। यहाँ हम वेवीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। वेवीनेस क्या है? लहरदार सरफेस। अभी हमने पढ़ा इरेगुलर स्पेसिंग के कारण जो सरफेस होती है, जो खुरदरापन आ जाता है, उसको हम रफनेस कहते हैं। लेकिन जब सरफेस पर वेवीनेस आ जाए, एक तरीके का लहर नुमा सरफेस हो जाए, उसको हम वेवीनेस कहते हैं। यह हमारा कई कारणों से आ सकता है। उसमें प्रमुख है मशीन डिफ्लेक्शन, अर्थात मशीन काम करते करते अगर डिफ्लेक्ट कर रही है या थोड़ा बहुत हिल रही है, अपने सेंटर पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो रही है, उसके कारण हमारा यह मशीन डिफ्लेक्शन के कारण वेवीनेस हो सकता है। मशीन डिफ्लेक्शन हमारा आम बात है, हो जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जॉब लगाने से पहले ही यह चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि मशीन में कोई डिफ्लेक्शन है या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा वर्क डिफ्लेक्शन। वर्क डिफ्लेक्शन से आशय है कि काम करते समय हमारा जॉब अगर हिल जा रहा है तो उसे हम वर्क डिफ्लेक्शन कहते हैं। कभी कभी हमें यह जान में नहीं आता है, हमें मामूली रूप से यह नहीं दिखता है, लेकिन यह वर्क डिफ्लेक्शन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कि हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है। अर्थात यह है कि हमको जॉब को हमेशा वाइस में काफ़ी सटीकता से और मजबूती से बांधना होता है, ताकि कट लगाते समय हमारा जॉब बिल्कुल भी न हिले। वर्क डिफ्लेक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बदलाव हो सकता है, और यह चीज़ हम अपने हाथ से नियंत्रित करके सही कर सकते हैं। वर्क को हमेशा वाइस में काफ़ी मजबूती से बांधना चाहिए। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जब हम मशीन को सही जगह व्यवस्थित रूप से नहीं लगाते हैं, उसके कारण हमारा मशीन में वाइब्रेशन होते हैं। मशीन को अगर हमने सतह पर सही तरीके से नहीं बांधा हुआ है, उसके नीचे रबर की मैटिंग नहीं की है, तो उसमें वाइब्रेशन आम बात है। इस वाइब्रेशन को बचाना चाहिए, क्योंकि यह पूरे मशीन को हिला देता है। इसके कारण हमारा स्पिंडल भी हिलता है, वर्कपीस भी हिलता है, और कटिंग मोशन पे भी असर पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाइब्रेशन, जिसको हमें जॉब लगाने से पहले ही देख लेना चाहिए और सही कर लेना चाहिए। चैटर। चैटर हमारा जब टूल जॉब पर लगता है उस समय क्या आवाज़ होती है, यानी हम किस स्पीड से या मोशन से टूल को जॉब के ऊपर ले जा रहे हैं, कटिंग प्रोसेस को प्रारंभ कर रहे हैं, इसी को हम चैटर कहते हैं। यह चोट जो कि हम टूल को जॉब के ऊपर चोट दे रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिससे जॉब हमारा बिल्कुल ना हिले, और हमारा जो टूल लगा हुआ है उसके भी लगे होने में कोई भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। अगर हम तेजी से टूल को ले जाके जॉब पे लगाएंगे, इससे जॉब भी ढीला होगा और हमारा टूल जो कि टूल पोस्ट पर लगा है वो भी ढीला हो जाएगा।
जिसके कारण फिर से वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। चैटरिंग इसीलिए आवाज़ होती है जब हमारा जॉब ढीला हो जाए या फिर टूल ढीला हो जाता है तो उस पर चैटरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है। यह हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मशीनिंग करते समय हमें बहुत ही खास रूप से ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद हमारा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या है? यह एक आंतरिक प्रोसेस है जिसके कारण भी हमारा सरफेस टेक्सचर बदल सकता है। हीट ट्रीटमेंट, हम किसी भी धातु या अधातु को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसके बाद उसको हम अलग अलग मेथड से उसको हम ठंडा करते हैं, जिसके कारण जॉब के आंतरिक संरचना पर असर पड़ता है। क्योंकि यह आंतरिक संरचना पर असर करता है इसलिए इसका मूल टेक्सचर बदलता है, और जब मूल टेक्सचर बदलता है तो उसमें कुछ न कुछ वेवीनेस आ जाती है। इसको हम हीट ट्रीटमेंट वेवीनेस के रूप में भी जान सकते हैं। इसके बाद हमारा रैपिंग स्ट्रेन। काम करते करते, क्योंकि जॉब और टूल आपस में घिसते हैं जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण कभी जॉब ठंडा होता है और गर्म होता है, जिसके कारण स्ट्रेन पैदा होती है, और इस स्ट्रेन के कारण भी हमारा सरफेस टेक्सचर में वेवीनेस आ सकती है, जिसको हम सरफेस टेक्सचर वेवीनेस के रूप में जान सकते हैं। सरफेस क्वालिटी की आवश्यकता जॉब के उपयोग के अनुसार पूरी की जाती है। वेवीनेस। स्लाइड में दर्शाए गए चित्र के माध्यम से वेवीनेस के बारे में समझा जा सकता है, या किन कारणों से हो सकता है वो भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा एक जॉब है और यह हमारा टूल है। टूल जब जॉब के ऊपर लग रहा है तो उसके कारण यहाँ पे मार्किंग हो रही है, जो कि एक तरीके की वेवीनेस दिखा रहा है। यह इसका प्रोफाइल बन रहा है, आप देख सकते हैं। वेवीनेस स्पेसिंग है, रफनेस है, प्राइमरी टेक्सचर ये दिखा रहा है हमारा, हिल्स और वैलीज यहाँ बने हुए हैं, और इसका लेफ्ट फॉर्मेशन दिखा रहा है, जो कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। सरफेस टेक्सचर के अवयव। सरफेस टेक्सचर के अवयव में अगली चीज है आरए वैल्यूज। सरफेस टेक्सचर क्वालिटी को न्यूमेरिकल रूप में आरए वैल्यू से दर्शाया जाता है। इसको हम सेंटर लाइन एवरेज से भी जानते हैं। अगर सिर्फ एक आरए वैल्यू दी हो तो वह अधिकतम रफनेस वैल्यू दर्शाता है। जैसा कि हमने पूर्व की प्रैक्टिस में पढ़ा है, आरए वैल्यूज सरफेस टेक्सचर को मापने का एक तरीका है। इसको हमने N1 से लेकर के N12 तक 0.25 mm से लेकर के 50 mm तक का हमने इसमें रखा हुआ है, मार्जिन रखा हुआ है। 0.25 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक का हमने इसमें मार्जिन रखा हुआ है। इसमें N1 सबसे कम होता है और N12 सबसे अधिक होता है। आरए वैल्यूज हमारा सरफेस की रफनेस को दर्शाता है। इसको हम सेंटर लाइन एवरेज CLA से भी जान सकते हैं। इसको हम अगली स्लाइड में चित्र के माध्यम से समझेंगे। दिए गए चित्र में सरफेस क्वालिटी का सिद्धांत दिखाया गया है। आरए वैल्यू कैसे आता है इस चित्र में दर्शाया गया है, और क्योंकि आरए वैल्यू या CLA एक ही चीज है, दोनों को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमको दो भाग में चित्र दिया हुआ है। इसमें ऊपर हमारा एवरेज लाइन दिखाया हुआ है, और नीचे हमारा एवरेज लाइन इन अपलोडेड प्रोफाइल दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमको एक वेव फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यह वेव फॉर्मेशन हमारी सरफेस टेक्सचर को शो कर रही है। इसके वैली से हमने एक लाइन खींची है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आरए वैल्यू जहाँ लिखा हुआ है, और एक मिरर सरफेस हमने इसका खींच लिया है।
इस मिरर सरफेस और एवरेज इस मिरर सरफेस जो लाइन खींचा हुआ है उसमें, और जो एवरेज हाइट है, जो सबसे छोटी हाइट है, उससे हमने एक लाइन खींच ली है और इसी को हमने एवरेज लाइन इन अपलोडेड प्रोफाइल दिखाया हुआ है। यह आर ए वैल्यू जहाँ पे मिरर बन रहा है उसको हमने दर्शाया है। इसी को हम माइक्रोन्स में मेजर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सरफेस टेक्सचर को देखने या मेजर करने के क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, सबसे पहला हमारा आता है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। इस इंस्ट्रूमेंट में निम्न पार्ट्स होते हैं: मेजरिंग स्टाइलस, स्किड्स, इंडिकेटर स्केल, एडजस्टमेंट स्क्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेजरिंग स्टाइलस, स्किड्स, मेजरिंग स्टाइलस 1, स्किड्स 2, इंडिकेटर स्केल 3 और एडजस्टमेंट स्क्रू 4 से दर्शाया गया है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर से मापते समय रीडिंग को नोट किया जाना चाहिए और एक प्रोफाइल कर्व ड्रॉ करके उसका मीन वैल्यू निकालना चाहिए। इसमें क्या होता है, यह हमारा जो मशीन है इस पे हम मेजरिंग स्टाइलस के माध्यम से जॉब के ऊपर इसको हम ले जाते हैं और हमारा स्किड्स के माध्यम से यहाँ पर इंडिकेटर स्केल में यह शो करता रहता है कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन का अर्थ है अगर हमारा सरफेस प्लेन है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, और अगर हमारा सरफेस प्लेन नहीं है तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए कंपास हमारा घूमता है और इस कंपास के घूमने के कर्व को हमें ड्रॉ कर लेना है और उसका हमको मीन वैल्यू निकाल लेना है। जैसा कि हमने पीछे आर ए वैल्यूज के केस में चित्र में देखा था, उसी तरीके से हमें एक प्रोफाइल ड्रॉ करके उसका मीन वैल्यू निकाल लेना होता है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर। इसमें हमारा सबसे पहले टैली सर्फ, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर में जो हमारा पहला है वो है टैली सर्फ। यह भी सेम प्रोसेस पे काम करता है। इसमें हमें डायरेक्टली सरफेस टेक्सचर की रीडिंग मिल के आ जाती है, अंतर बस इतना होता है। इसमें मेजरिंग हेड स्टाइलस होता है जो कि यहाँ आपको ए से दिखाया गया है। मोटर इस स्टाइलस के चाल को नियंत्रित करता है। इस चाल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है बी के माध्यम से। मोटर जो है, मोटर रेस स्टाइलस, यह चाल को नियंत्रित करता है और इस चाल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और आगे की तरफ भेजता है। सरफेस एनालाइजर एम्पलीफायर में इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है जो सरफेस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है। सी में हमारा सरफेस एनालाइजर या एम्पलीफायर है जो इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और सरफेस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है। डी हमारा रिकॉर्डर है जिसके माध्यम से डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। जब यहाँ पे सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं तो वह डी यानी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से हमको शो हो जाता है कि कितना सरफेस टेक्सचर है, कैसा बदलाव है उसमें, कैसी प्रोफाइल बन रही है, वो सब हमको दिखा देता है। तो शिक्षण का सारांश, इस प्रशिक्षण में हमने आपको सरफेस टेक्सचर के बारे में बताया है। तो शिक्षार्थियों को सरफेस टेक्सचर से क्या आशय है यह समझ में आया होगा। सरफेस टेक्सचर किन घटक पर निर्भर करता है इसकी जानकारी मिली होगी। सरफेस टेक्सचर के अवयव क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आर ए वैल्यूज क्या होती हैं और सी एल ए क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। सरफेस टेक्सचर कैसे मापा जाता है, हम कैसे उसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इन विधियों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है।
सरफेस टेक्सचर बेसिकली क्या होता है यह आपको पता चल गया है। यह सरफेस के किसी भी जॉब के ऊपरी सतह का कैसा निर्माण है, कैसा वह दिखता है, उसी को हम सरफेस टेक्सचर कहते हैं। यह रफनेस पर निर्भर करता है, वेवीनेस पर निर्भर करता है और उसके RA वैल्यूज पर निर्भर करता है, यह भी हमने देखा। यह किन किन घटकों के कारण सही किया जा सकता है, यह भी हमने देखा। इसमें प्राइमरी है रफनेस, जो कि हमारा कटिंग कैसे की जा रही है, मशीनिंग कैसे की जा रही है, उस पर निर्भर करता है। वेवीनेस को रोकने के लिए हमें मशीन डिफ्लेक्शन, वर्क डिफ्लेक्शन, हीट ट्रीटमेंट को कंट्रोल करना होता है। मशीन को हमेशा हमें एक सही जगह फिक्स करना होता है और फिक्सिंग के समय उसमें कोई ऐसा वाइब्रेशन न हो, इसका हमें खास ध्यान रखना होता है। हमें चैटरिंग का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि यह एक सतत क्रिया है और यह प्रायः ही होती है और अक्सर ही की जाती है, इसलिए हमें चैटरिंग का खास ध्यान देना है। टूल को जॉब पर हमेशा सावधानी पूर्वक और लाइट कट के साथ ले जाना है, ताकि टूल हमारा जॉब पर कभी लड़ने की स्थिति में ना आए, और जिसके कारण हमारा जॉब और टूल दोनों ही ढीला हो सकता है और हमारा सरफेस टेक्सचर खराब हो सकता है। इसके बचाव के लिए हमें टूल को जॉब पर बहुत ही आहिस्ते और बहुत ही कम कट के साथ, फीट के साथ हमें ले जाना चाहिए। सरफेस टेक्सचर के विभिन्न अवयवों में से फिर RA वैल्यू भी है। RA वैल्यू की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मशीनिस्ट ग्राइंडर वर्कशॉप में हम RA वैल्यूज पर ही काम करते हैं। यह N1 से लेकर के N12 तक होती है। 0.25 से लेकर के 50 माइक्रोन तक के बीच की इसकी वैल्यू होती है। सरफेस टेक्सचर मापने की विधियों के बारे में बताया, इसमें आपका मैकेनिकल है और दूसरा इलेक्ट्रिकल है। मैकेनिकल आपका इंडिकेटिव है, जिसको हम ग्राफ के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमको डिजिटल डिस्प्ले में दिख जाता है कि हमारा सरफेस टेक्सचर कैसा है, उसमें कितना एवरेज डिफ्लेक्शन आ रहा है। यह सब हमने इस प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा है। प्रयुक्त संदर्भ हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी जी के पॉपुलर पब्लिकेशन के द्वारा लिया हुआ है। यह जानकारी हमने cstri.calcutta.gov.in से भी कई लेखों से हमने यह जानकारी प्राप्त की है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, निमी की बुक्स के माध्यम से भी हमने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और इस पे मदद ली है। आज मैंने सरफेस टेक्सचर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।